हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं 12th क्लास केमिस्ट्री का अनसॉल्व्ड पेपर सन 2024 का सेट नंबर 3। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का हमारा। तो 7 का खा हम देखेंगे बेटा, और अथवा वाला भी इसका पार्ट देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है ना। चलो देखते हैं बेटा ये क्या है, और बहुत ही विस्तार से आपको समझाएंगे इसके लिए। क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल की संरचना तथा इसके जैविक घटक की व्याख्या कीजिए। ठीक है बेटा, तो न्यूक्लिक एसिड की संरचना हमारे लिए देखनी है। तो न्यूक्लिक एसिड की संरचना हम देखेंगे और इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए, उसके बाद हम स्टार्टिंग करते हैं आराम से। देखो बेटा, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, देखो ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर रहा हूं उसको थोड़ा समझ लो, उसके बाद हम चलते हैं न्यूक्लिक एसिड पर। ये जो स्ट्रक्चर है बेटा, ठीक है, ये है पेंटोज शुगर का। काय का? पेंटोज शुगर का। यहां पर OH ग्रुप लगा होता है, इसको हाइड्रोक्सी ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, यहाँ H होता है, यहाँ H, यहाँ OH, H, OH, और यहाँ CH2 होता है। क्या होता है बेटा? CH2, और यहाँ होता है OH। ठीक है, गलत लिख गया, CH2 और OH होता है, और यहाँ पर H होता है। ठीक है, तो इनकी जो नंबरिंग होती है इस तरीके से हम कर लेते हैं। लिखते हैं 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, एंड 5। तो 5 कार्बन वाली ये चेन होती है, इसे बोलते हैं हम लोग पेंटोज शुगर। क्या बोलते हैं बेटा इसको? पेंटोज शुगर बोलते हैं। ठीक है, अगर इस पेंटोज शुगर में हम बेस ऐड कर देते हैं तो इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। मैं थोड़ा थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी, थोड़ी जानकारी दी कि पेंटोज शुगर क्या होता है। ठीक है, इसको राइबोज शुगर भी कहते हैं हम लोग। चलो स्टार्टिंग करते हैं बेटा। देखो, जो हम देखने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड की संरचना। तो न्यूक्लिक एसिड की संरचना को समझने के लिए हमारे लिए बहुत सारी चीज समझनी होती है, छोटी छोटी चीजें, उन पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। देखो बेटा, जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं ना, न्यूक्लिक एसिड, देखो जो हमारे पास जो न्यूक्लिक एसिड था, न्यूक्लिक एसिड जो होता है बेटा, न्यूक्लिक एसिड को हम न्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? न्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। ठीक है, वैसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड से ही मिलकर बना होता है। किससे बेटा? न्यूक्लियोटाइड से। तो मतलब हम कह सकते हैं न्यूक्लिक एसिड को हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। बेटा क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। जब इसका हाइड्रोलिसिस कराया गया तो देखा गया हमें पेंटोज शुगर प्राप्त होता है और नाइट्रोजीनियस बेस प्राप्त होता है, और हमारे लिए फास्फेट ग्रुप प्राप्त होता है। क्या बेटा? फास्फेट ग्रुप प्राप्त होता है। फास्फेट ग्रुप का सूत्र होता है PO4 3 नेगेटिव। जब न्यूक्लिक एसिड का हाइड्रोलिसिस कराया गया तो हमें ये चीजें प्राप्त हुई। 3 चीजें कौन कौन से बेटा? फिर सुनो, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजीनियस बेस और फास्फेट ग्रुप, 3 चीजें प्राप्त हुई। तो इसका ये मतलब है कि जो हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है, जो हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है वो 3 मूल घटकों से मिलकर बना होता है। किन किन से बेटा? पेंटोज शुगर से मिलकर बना होता है। ठीक है, पेंटोज शुगर से मिलकर बना होता है, और नाइट्रोजोनियस बेस से मिलकर बना होता है, नाइट्रोजन युक्त बेस से मिलकर बना होता है, और फास्फेट ग्रुप से मिलकर बना होता है। 3 चीजों से मिलकर बना होता है न्यूक्लिक एसिड। मतलब न्यूक्लिक एसिड के मुख्य रूप से 3 घटक होते हैं: पेंटोज शुगर, नाइट्रोजीनियस बेस एंड फास्फेट ग्रुप। ठीक है बेटा, और मैं आपको एक बात और समझाऊं। देखो, ये 3 जो होते हैं, तीनों को मिला करके बनती है न्यूक्लियोटाइड। तीनों को मिलाकर कहते हैं बेटा न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तीनों मिलाकर कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। अगर हम इन दोनों कहें, पेंटोज को और नाइट्रोजीनियस बेस को, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, तो देखो यह लिखा हुआ है न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। देख लो, न्यूक्लियोसाइड होता क्या है? पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजीनियस बेस को हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। ठीक है ना। तो जैसे मैंने भी कहा, देखो ये पेंटोज शुगर का सूत्र है बेटा। देखो ये पेंटोज शुगर है, ये क्या है? पेंटोज शुगर है। ये क्या है? पेंटोज शुगर है। इस पेंटोज शुगर में अगर नाइट्रोजीनियस हम बेस मिला दें, क्या लिखा है बेटा? नाइट्रोजीनियस बेस, ये लिखा दो प्लस। अगर बेस मिला दो तो क्या बन जाएगा? अगर इसको बेटा हम मिला देते हैं, देखो सुनो, ये है हमारा पेंटोज शुगर है, ये फर्स्ट नंबर का कार्बन है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर के कार्बन पर अगर हम नाइट्रोजीनियस बेस ऐड कर देते हैं, क्या होता है? नाइट्रोजीनियस बेस ऐड कर देते हैं,
ठीक है, नाइट्रोजीनियस बेस ऐड कर देते हैं। जैसे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, नाइट्रोजीनियस कोई बेस ऐसे ऐड करते हैं, नाइट्रोजन बेस ऐड कर देते हैं, तब इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं बेटा, इसको न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। इस शुगर को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। कब बोलते हैं, जब नाइट्रोजीनियस बेस ऐड कर देते हैं। ठीक है, चलो इसको समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान समझेंगे। देखो बेटा, ये बात हमने लिखवाई भी है। पेंटोज शुगर या राइबोस शुगर भी कह सकते हैं। पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन पर या फर्स्ट कार्बन की पोजीशन पर बेस अटैच करने पर निर्मित यूनिट को न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। ठीक है, इसको दो डायग्राम में समझाया भी है। बेटा ये क्या है, पेंटोज शुगर है। ये क्या है, पूरा स्ट्रक्चर पेंटोज शुगर का। या इसको हम राइबोस शुगर भी कह सकते हैं, पेंटोज शुगर भी कह सकते हैं। अब इसके फर्स्ट पोजीशन पर, बेटा ये फर्स्ट पोजीशन ये वाली है, ये देखो फर्स्ट पोजीशन ना, इसके फर्स्ट पोजीशन में बेस ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं बेटा, बेस ऐड करते हैं। तो देखो बेस ऐड दिखाया है। तो इस चीज को बन करके आई है नई चीज, ये कहलाता है न्यूक्लियोसाइड। बेटा क्या कहलाता है, न्यूक्लियोसाइड कहलाता है। समझ में आया, ये कहलाता है न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, तो क्या हो गया, पेंटोस क्या हो गया, पेंटोस प्लस बेस, पेंटेस प्लस नाइट्रोजनियस बेस क्या हो गया, न्यूक्लियोसाइड हो गया। बेटा क्या हो गया, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड हो गया, ये बन गया न्यूक्लियोसाइड हमारा। अब इस न्यूक्लियोसाइड की फिफ्थ पोजीशन पर, बेटा ये तो फिफ्थ पोजीशन हमारा, न्यूक्लियोसाइड की फिफ्थ पोजीशन पर अगर फास्फेट ग्रुप की अटैचमेंट करा दें, कार्बन की फिफ्थ पोजीशन पर अगर फास्फेट ग्रुप की अटैचमेंट करा दें तो क्या बन जाएगा हमारा, तो कहलाएगा न्यूक्लियोटाइड। क्या बन जाएगा बेटा, न्यूक्लियोटाइड। देखो ये फिफ्थ पोजीशन हमने अटैचमेंट कर दिया, न्यूक्लियोटाइड, ये हमारा न्यूक्लियोटाइड रहा। क्लियर हो गया बेटा। तो आपको समझ में आ रहा होगा जो पेंटोज शुगर से क्या बनता है हमारा, न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड से क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, बनाने का तरीका समझ में आ गया तुम्हारे लिए, तो इस तरीके से ही बनते हैं। अगले की बात करते हैं। बेटा यहाँ लिखा भी है हमने, देखो यहाँ लिखा है, देखो लिखा है राइबोस या पेंटोज शुगर प्लस कार्बन की फर्स्ट पोजीशन पर अगर हम बेस अटैच कर देते हैं तो क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड बनता है। ठीक है ना। तो देखो हमने इसके नीचे लिखा भी है, थोड़ा सा हमने लिखा है, जब न्यूक्लियोसाइड शुगर के फिफ्थ पोजीशन पर फास्फेट एसिड, फास्फोरिक एसिड, ठीक है बेटा, फास्फोरिक एसिड, या बेटर ये रहेगा, यहां हम लिख दें फास्फेट ग्रुप। क्या लिख दें बेटा, फास्फेट ग्रुप, फास्फेट ग्रुप ब्रैकेट में लिखेंगे PO4 3 नेगेटिव अटैच होता है, तब न्यूक्लियोटाइड बनता है। बेटा क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड बनता है। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूं वैसे ही आप लिखेंगे। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो हम देखते हैं बेटा, न्यूक्लियोटाइड समझ में आया क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड समझ में आ रहा है क्या हो रहा है बेटा। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, देखो ये फिफ्थ पोजीशन पर जब फास्फेट को तो उसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ठीक है ना, न्यूक्लियोटाइड। जब न्यूक्लियोटाइड आपस में फास्फोडाइएस्टर लिंकेज से अटैच होते हैं तब डाई न्यूक्लियोटाइड बनता है। ठीक है, इसको समझेंगे थोड़ा। ये बेटा डाई न्यूक्लियोटाइड है, फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। समझेंगे, थोड़ा समझने का प्रयास करो बेटा। देखो जैसे अभी आपको ये दो न्यूक्लियोटाइड दिख रहे होंगे, तो ध्यान समझेंगे बेटा। देखो जैसे कि ये हो गया शुगर का स्ट्रक्चर, थोड़ा समझेंगे ध्यान से। तो देखो ये हो गया हमारा शुगर का स्ट्रक्चर, ये हमारा शुगर का स्ट्रक्चर हो गया, पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर हो गया ये। ठीक है, तो पेंटोज शुगर में बेटा यहाँ पे होता है 1 2 3 4 और 5। ठीक है बेटा, तो पेंटोज शुगर हो गई है। अब पेंटोज शुगर के अगर इस पोजीशन पर हम बेस जोड़ दें, बेटा क्या जोड़ दें, बेस जोड़ दें, ये बेस जोड़ दिया हमने, इस पोजीशन में हमने बेस जोड़ दिया। अब ये शुगर नहीं रहा, अब क्या कहलाएगा, अब कहलाएगा ये जो हमारा एक तो था, क्या था हमारा बेटा, एक तो था हमारा, एक न्यूक्लियोटाइड था, एक न्यूक्लियोसाइड था, तो ये कहलाएगा न्यूक्लियोसाइड। क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोसाइड। लेकिन इसके अगर फिफ्थ पोजीशन पर, ठीक है, इसका जो फिफ्थ पोजीशन था यहां पर, ये पांचवा, तो बेटा 1 2 3 4 और ये पांचवा पोजीशन है। अगर इसके देखो बेटा 1 2 3 4 पांचवा पोजीशन, अगर इसके पांचवें पोजीशन पे हमने ये जोड़ दिया है फास्फेट ग्रुप,
तो ये क्या बन गया, एक न्यूक्लियोटाइड बन गया बेटा, क्या बन गया, एक न्यूक्लियोटाइड बन के आ गया, एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो एक न्यूक्लियोटाइड ये है हमारा, एक न्यूक्लियोटाइड ये है। ये आपस में अगर इनकी रिएक्शन करा दें तो यहाँ से बेटा ये OH होता है, इसके साथ में यहाँ पे देखो लिंकेज कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार जो OH होता है इस प्रकार यहाँ पे रिएक्शन कर लेता है, तो यहाँ बनता है ये देखो, ये वाला एक बॉन्ड क्रिएट होता है, इसको बोलते हैं फास्फोडाइएस्टर लिंकेज। क्या बोलते हैं बेटा इसको, फास्फोडाइएस्टर लिंकेज, ये बना है। ठीक है, तो ये लिंकेज बन जाता है। यहाँ पर कौन कौन से बीच में बनता है बेटा, देखो ध्यान समझेंगे। यहाँ पर ये कार्बन होता है 3' कार्बन, और यहाँ पर ये होता है ये वाला ये होता है 5' कार्बन। तो ये 3' कार्बन और 5' कार्बन के बीच जो बॉन्ड बनता है इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं बेटा, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ये पूरा कि यहां से इतना पार्ट ये करता है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका डाइन्यूक्लियोटाइड। बेटा ये क्या हो गया, डाइन्यूक्लियोटाइड हो गया। क्या हो गया, ये डाइन्यूक्लियोटाइड हो गया। तो ऐसे ही हमने जब दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ा है फास्फोडाइएस्टर लिंकेज से तो बना है डाइन्यूक्लियोटाइड। ऐसे ही अगर मान लीजिए 3 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा ट्राई न्यूक्लियोटाइड, ऐसे बहुत सारा जोड़ेंगे हो जाएगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं हम लोग। बेटा सुनो, ये लिखा है इसी प्रकार ट्राई न्यूक्लियोटाइड का निर्माण का फॉर्मेशन होता है। ठीक है बेटा, जैसे हमने डाइन्यूक्लियोटाइड करा ऐसे ही ट्राई न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। और इसी प्रकार पॉलीन्यूक्लियोटाइड का भी फॉर्मेशन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ठीक है, इससे हम इस तरह समझ सकते हैं। बेटा देखो, हमने कहा था जो हमारा शुगर होता है, बेटा क्या बताया था, जो शुगर होता है इस पे एक बेस ऐड होता है। बेटा क्या होता है, एक बेस ऐड होता है। और इस पे अगर हम फॉस्फेट लिंकेज भी अटैच कर दें, फॉस्फेट ग्रुप भी जोड़ दें, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो सिंपलीफिकेशन करके हम इसको ऐसे सकते हैं। बेटा देखो, इतना एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये इतना क्या हो गया, ये पूरा एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। ऐसे ही बहुत सारे देखो न्यूक्लियोटाइड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और जो बीच में बॉन्ड होगा ये कहलाएगा फास्फेट डाइएस्टर बॉन्ड। तो एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड का। बेटा क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड को क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। ये सिंपलिक फॉर्म है इसका। ठीक है, तो इसको यहाँ पे भी दिखाया है हमने। देखो यहाँ पे ये इतना पार्ट जो है, इतना पार्ट ये क्या कहलाएगा बेटा, न्यूक्लियोटाइड, लिखा हुआ है न्यूक्लियोटाइड। ये भी एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। ठीक है ना, लेकिन यहाँ बहुत सारे, तो इसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कह सकते हैं। और ये हो गया अपना फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्लियर, चलो अगले बढ़ते हैं। अब बेटा देखो, अब तक जो चीज चल रही थी ये भी स्ट्रक्चर संबंधित थी, ये समझने योग्य चीज थी। ठीक है, लेकिन अब यहां से हमारा जो मेन जो दो स्ट्रक्चर होते हैं इनके, न्यूक्लिक एसिड के 2 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, उन पे हम बात करेंगे। अब कौन कौन से 2 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं न्यूक्लिक एसिड के। ठीक है बेटा, तो इसके 2 टाइप के होते हैं। एक होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड और दूसरा होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। बेटा ये है जो प्राइमरी स्ट्रक्चर का ये डायग्राम बना हुआ है, अभी हम आपको दिखाते हैं। ये है प्राइमरी स्ट्रक्चर न्यूक्लिक एसिड और क्या है बेटा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब बात यह है सर, प्राइमरी स्ट्रक्चर न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। तो जब न्यूक्लियोटाइड एक निश्चित क्रम में लगे होते हैं, देखो जैसे ये है बेटा, एक न्यूक्लियोटाइड ये है, देखो एक न्यूक्लियोटाइड ये है, एक न्यूक्लियोटाइड ये है, एक निश्चित क्रम में लिंकेज है इनका, ये कहलाएगा प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है देखो। जब न्यूक्लियोटाइड को हम क्या कह सकते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कह सकते हैं। जब न्यूक्लिक एसिड अथवा पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन में न्यूक्लियोटाइड एक निश्चित सीक्वेंस में लगे होते हैं, निश्चित क्रम में अटैच होते हैं, तब इसे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। लेकिन देखो बेटा, ये न्यूक्लियोटाइड है, ये इस न्यूक्लियोटाइड की हमने एक चेन बना दी है कि निश्चित क्रम में जुड़ी हुई है ये। ठीक है, तो ये कह रहा है ये आपकी प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। लेकिन अगर ये मान लीजिए 3D में से कॉइल के रूप में हो जाए, 3D में आ जाए कॉइल के रूप में, तो इसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे बेटा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब आगे जाएगी इनकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कारण ऐसा होता है बेटा, ज्वाइंट हो जाती है।
ठीक है ना। चलो हम आगे पढ़ते हैं बेटा। देखो जब न्यूक्लिक एसिड कह लो, इसको लो पॉली न्यूक्लियोटाइड की चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण 3D में होती है, तब इसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। एग्जाम्पल है जैसे डबल स्टैंडर्ड, यहाँ पे बेटा लिखना होगा डबल स्टैंडर्ड, यहाँ क्या लिखना होगा बेटा डबल स्टैंडर्ड हेलेक्स स्ट्रक्चर, डबल स्टैंडर्ड हेलेक्स स्ट्रक्चर, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड हेलेक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है। तो बेटा जब ये 3D में होगी तो डबल स्ट्रक्चर ऑफ हेलेक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए कहलाएगा। तो देखो बेटा प्राइमरी स्ट्रक्चर को हम कैसे शो कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, ध्यान समझना। देखो बेटा ये एक न्यूक्लियोटाइड है, देखो ये वास्तव में वैसे था क्या, ये एक पेंटोज शुगर था, इसमें एक बेस ऐड कर दिया गया प्राइमरी कार्बन पर, मतलब 1 नंबर के कार्बन पर, और 5 नंबर के कार्बन पर कर दिया गया फास्फेट ग्रुप। तो ये हो गया बेटा फास्फेट ग्रुप हो गया, ये फास्फेट ग्रुप हो गया, ये बेस हो गया। कौन कौन से बेस हो सकते हैं, ठीक है, ATGC ये बेस हो सकते हैं यहाँ पर, और बीच में था हमारा शुगर। तो ये तीनों चीज मिलकर आते हैं एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करते हैं बेटा, ठीक है। अब जो न्यूक्लियोटाइड है, देखो ये न्यूक्लियोटाइड जो है ये फास्फेट डाइएस्टर लिंकेज से बॉन्डेड है या बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ये इतना कह जाता है फास्फेट डाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है, इसके द्वारा ये जुड़े हुए हैं। तो बेटा एक निश्चित क्रम है, देखो क्या निश्चित क्रम है, ध्यान सुनो बेटा। फास्फेट ये क्या है, ये फास्फेट ग्रुप है, फास्फेट ग्रुप फिर शुगर, फिर फास्फेट ग्रुप फिर शुगर, फिर फास्फेट ग्रुप फिर शुगर, मतलब एक निश्चित ऑर्डर में, निश्चित सीक्वेंस में है, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ठीक है बेटा। इसको हम एक चेन की फॉर्म में बना सकते हैं, बनाना चाहें तो इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं। ये एक चेन हो गई, ये देखो ये एक चेन हो गई बेटा, ये क्या कहलाएगी, एक चेन क्या कहलाएगी, ये चेन किसकी है बेटा, न्यूक्लियोटाइड की है। ये क्या किया, न्यूक्लियोटाइड की, पूरा न्यूक्लियोटाइड बन गया है, ये क्या है बेटा, न्यूक्लियोटाइड की चेन, ठीक है ना। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एसिड बेटा अटैच हो गए हैं, इसको बोलेंगे हम न्यूक्लिक एसिड। अब हम बात करते हैं ये क्या है बेटा, स्ट्रक्चर क्या थी, पॉली न्यूक्लियोटाइड की थी या न्यूक्लिक एसिड की स्ट्रक्चर थी, ठीक है। 2 न्यूक्लियोटाइड जिस बॉन्ड द्वारा आपस में अटैच होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, उसे बोलते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं, ठीक है, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। किसे कहते हैं बेटा, जिस बॉन्ड द्वारा जो न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो अटैच होते हैं उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं बेटा, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो डबल स्टैंडर्ड हेलेक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए ये किसने दी थी बेटा, ये है स्ट्रक्चर जेम्स एंड वॉटसन क्रिक ने दिया था, ठीक है। इसमें बेटा क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है स्पेशली, देखो 2 न्यूक्लियोटाइड की चेन होंगी इसमें, जैसे ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड ये है, ये वाला ये, ठीक है, और दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड ये है ये, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से ये चेन होंगी, और इनके बीच में तो पता है ये दोनों चेन जुड़ी कैसे होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा। क्या जुड़ी होती है ना, पार्शियल हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा। और पार्शियल हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच होती है, जैसे यहाँ पर जैसे ये ए एसिड होता है, टी एसिड होता है, ठीक है। और ध्यान रखेंगे बेटा एक बात तो हमेशा याद रखेंगे, ट्रिक याद कर लें, ए और टी ये डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ठीक है। जी और सी ये भी डबल हाइड्रोजन बॉन्ड और ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ध्यान रखेंगे। हम इसको ए और टी के लिए हम टी ए भी ले सकते हैं और इसके लिए हम सी जी भी लिख सकते हैं। और ये बॉन्ड ध्यान रखेंगे सी जी में हमेशा या जी सी में, दो बेटा याद करेंगे एटीजीसी। तो एटीजीसी में बेटा जो एटी में डबल बॉन्ड, जीसी में ट्रिपल बॉन्ड, ये इस तरीके से जो होते हैं ध्यान रखेंगे। और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए देखेंगे बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए देखो बहुत आसान है। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इसमें क्या है, थोड़ा सा ये बुक से बनाया है, थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा तुम लोगों के लिए, बस बहुत आसान है। देखो क्या है बेटा, देखो ध्यान समझेंगे, ये है एक स्ट्रक्चर, ये क्या है बेटा, एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये क्या है बेटा, एक स्ट्रक्चर है। अब दूसरी स्ट्रक्चर हमने ये बना ली है, ये 2 न्यूक्लियोटाइड हो गए यहाँ पर, ठीक है ना, 2 न्यूक्लियोटाइड की चेन हो गई ये। अब इसके बीच में क्या है, इसके बीच में बेटा होती है बॉन्डिंग, ठीक है। क्या की बॉन्डिंग होती है, देखो कोई भी निश्चित क्रम नहीं है, ध्यान रखना हूं, जिन्हें लिखने जा रहा हूं। मैंने भी क्या कहा था, एटीजीसी क्या था, एटीजीसी
ATGC, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ लिखेंगे A डबल बॉन्ड T, लिखेंगे G डबल बॉन्ड T, G डबल बॉन्ड C। ऐसे ही आप कितने भी, कोई भी क्रम नहीं है, किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। और ध्यान रखेंगे जहां तक ये 10 पूरे हो जाएंगे वहां तक कहेंगे एक लूप, जहां तक 10 पूरे होंगे वहां तक कहेंगे बेटा एक लूप कहेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बनी हुई है, जो स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाई, ये है स्ट्रक्चर ऑफ DNA, डाइऑक्सोराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये DNA का स्ट्रक्चर है। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, ये जो दो कुंडलियां होती है ना, ये जो कुंडलियां हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ये एक दूसरे पैरेलल होती हैं, इस तरीके से होती हैं, ये एक दूसरे पैरेलल होती हैं। और दूसरी ये वाली स्ट्रक्चर है, ये वाली, ठीक है। चलो थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं। देखो बेटा, इन सबको तो मिटा, देखो जैसे मैं आपको एक समझा देता हूं थोड़ा सही से। देखो, जैसे कि मान लीजिए ये है एक स्ट्रक्चर, ये है एक हेलिक्स है, और दूसरा ये वाला स्ट्रक्चर है, ये वाला, ये इस तरीके से। तो ये हुई डबल हेलिक्स हो गई, क्या होगी बेटा, डबल हेलिक्स हो गई। और डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर किसकी होती है, DNA की होती है। तो यहां पर देखेंगे बेटा, यहां मान लीजिए आप लिखा है G ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है। और फिर यहां लिख दिया A डबल बॉन्ड T, फिर लिख लिया T डबल बॉन्ड A, ठीक है। और यहाँ पे C डबल बॉन्ड G, कोई निश्चित क्रम नहीं, कैसे लिख सकते हो। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे, तो बेटा दो कितने लिख दिए, 1 2 3 4 लिख दिया, ठीक है। और फिर लिख देंगे G डबल ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड G, A डबल बॉन्ड T। तो ऐसे ही बेटा जहां पे ये इस तरीके से 10 हो जाते हैं, पूरे 10 की अटैचमेंट हो जाती है, वहां को उसको बोलते हैं एक चक्कर। क्या बोलते हैं बेटा, एक चक्कर बोलते हैं, उस एरिया को बोलते हैं एक चक्कर, ठीक है। और जो एक चक्कर की जो यहाँ पे जो व्यास होता है, एक चक्कर जो व्यास होता है वो होता है 0.34 नैनोमीटर, या हम कह सकते हैं, ये हम कह सकते हैं बेटा यहाँ पर 3.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। तो इसको इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया बेटा इतना। देखो और सुनो ध्यान से, ठीक है। देखो ये जो बेस होता है, मान लीजिए यहाँ पे, यहाँ तक एक चक्कर हो गया, क्या बेटा, मान लीजिए यहाँ तक एक चक्कर हो गया, ठीक है। तो एक चक्कर में बेस के 10 जोड़े होते हैं बेटा, एक चक्कर में कितने होते हैं, बेस के 10 जोड़े होने चाहिए, ठीक है ना। तो एक चक्कर में कितने होंगे बेटा, एक चक्कर में 10 जोड़े होंगे, ठीक है। तो एक चक्कर की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है बेटा, एक चक्कर की लंबाई, ये क्या है, लंबाई है। जो यहाँ जो एक चक्कर की लंबाई होती है वो 3.4 नैनोमीटर, 3.4 नैनोमीटर, ठीक है बेटा, 3.4 नैनोमीटर, या ले सकते हैं 3.4, ठीक है, 3.4 नहीं बेटा, 3.4 नैनोमीटर, या ले सकते हैं 34 एंगस्ट्रॉम, कह सकते हैं बेटा 34 एंगस्ट्रॉम होती है इसकी, ये लेंथ होती है ये वाली। इसका जो व्यास होता है, व्यास तो आपको लिख रखा है 0.34 नैनोमीटर, या हम कह सकते हैं 34 एंगस्ट्रॉम, ये इसका व्यास होता है, ठीक है। ये थोड़े से एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा था, इसको आवश्यकता है नहीं ज्यादा की, बस मान लिए, ठीक है। हम बात करते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ RNA के बारे में। तो बेटा इसकी स्ट्रक्चर सिंगल स्टैंडर्ड हेलिक्स होती है, ठीक है। सिंगल स्ट्रक्चर हेलिक्स का मतलब क्या होता है बेटा, देखो जैसे ये हमने एक न्यूक्लियोटाइड बना दिया, एक न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर बना दिया, ये DNA हो गया तुम्हारा, कैसे भी ये DNA हो गया, ठीक है ना। इस पे ये यहाँ पर इस तरीके से बेस जो होते हैं लगे रहते हैं, इस तरीके से बेस लगे रहते हैं इनके ऊपर, ठीक है। फिलहाल स्ट्रक्चर हमारे सिलेबस में नहीं है, उड़ानी भी नहीं, मैं बता रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। ये अल्फा हेलिक्स नहीं होती है बेटा, ये होती है हमारी डबल हेलिक्स नहीं होती है, सिंगल हेलिक्स ही होती है। ये कई बार खुद में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण थोड़ा सा ये मुड़ा हुआ रूप ले सकती है, लेकिन डबल हेलिक्स नहीं होगी, सिंगल हेलिक्स होती है, ठीक है ना। हेलिक्स का मतलब कुंडली बेटा, सिंगल ही कुंडली होती है इसमें। RNA 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन से बेटा, मैसेंजर RNA या mRNA, ट्रांसफर RNA या tRNA, राइबोसोमल RNA या RNA। ये तीनों RNA प्रोटीन सिंथेसिस में और प्रोटीन के निर्माण में अलग अलग भूमिका निभाते हैं, ठीक है, भूमिका निभाते हैं बेटा। जैसे mRNA, हमारे मतलब मैसेंजर RNA, इसका क्या काम होता है,
से काम होता है, यह डीएनए से मैसेज को, डीएनए में क्या होता है, डीएनए में सूचनाओं के कोड होते हैं, तो वहां से डीएनए से मैसेज को राइबोसोम तक लेकर जाता है कि यहाँ पे प्रोटीन का बनना चाहिए, भैया इस वाले प्रोटीन का बनना चाहिए, ऐसा कुछ बताता है ये। जैसे एक आम भाषा में समझना चाहे तो एक उदाहरण समझ सकते हैं, जैसे मान लो डीएनए एक रेसिपी बुक है, बेटा क्या है, डीएनए एक रेसिपी की बुक है, मान लीजिए डीएनए क्या है, रेसिपी, जो रेसिपी होती है खाना वाली उसकी ये बुक है। तो जो एमआरएनए है, मैसेंजर आरएनए है, ये क्या काम करेगा, इस बुक में से कोई भी एक रेसिपी चुरा लेगा, एक रेसिपी देख लेगा और उस रेसिपी की फोटो लेकर रसोई तक जाएगा, रसोई का मतलब राइबोसोम तक जाता है, जिसमें उस फोटो को देखकर खाने का निर्माण करना है या प्रोटीन का निर्माण करना है। ठीक है, तो जो आरएनए होता है दरअसल ये प्रोटीन के बनने में सहायता करता है या प्रोटीन का निर्माण करता है। तो बेटा समझ में आया प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है। जैसे आरएनए है, आरएनए में जैसे हम तुमसे कहें आरएनए क्या है, एक बुक की तरह है जिसमें बहुत सारी सब्जियों बनाने की विधियां है, तो एक विधि तुम यहाँ से देख करके जाओ और रसोई में आकर बना दो सब्जी, का दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारी जो आरएनए होता है, मैसेंजर आरएनए, ये डीएनए में देखता है कि कौन सा प्रोटीन बनना चाहिए, वहां से सूचना लेकर के जाता है राइबोसोम के पास और यहाँ पर जाकर के प्रोटीन का फॉर्मेशन करवाता है। ठीक है, तो ये मैसेंजर के रूप में भी काम करता है। अब बात करते हैं टीआरएनए क्या होता है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ आरएनए, तो यह प्रोटीन बनने के लिए सही अमीनो एसिड पहुंचाता है। जैसे हमारे शरीर में बेटा क्या है, हमारे शरीर में कुछ अमीनो एसिड बाहर लेने की आवश्यकता होती है प्रोटीन बनाने के लिए, तो ये सही आरएनए देख लेता है। आरएनए जो होता है वो जो आरएनए काम जो आरएनए होता है टीआरएनए, बेटा टीआरएनए क्या करता है, जो काम की प्रोटीन हमारी होती है इसके लिए पहुंचा देता है, कहां तक, जहां पे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है वहां तक पहुंचा देता है उसको। ठीक है, टीआरएनए यह प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो एसिड पहुंचाता है। क्या बता, अमीनो एसिड पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, और स्मॉल आरएनए, ठीक है, इसका क्या काम होता है बेटा, इसका काम होता है यह प्रोटीन बनाने की जगह राइबोसोम बनाता है और प्रक्रिया में हेल्प करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल के कार्य, जैविक कार्य क्या होते हैं बेटा, सुनेंगे ध्यान से। जो डीएनए होते हैं ये आनुवांशिकता का रासायनिक आधार होता है। डीएनए लाखों वर्षों तक किसी प्रजाति की पहचान करने के योग्य बनाया जाता है। फिर सुनो बेटा, डीएनए लाखों वर्षों तक किसी प्रजाति की पहचान का बनाए रखता है, मतलब पहचान को बनाए रखता है, सॉरी गलत गया है यहाँ पे, पहचान को बनाए रखता है बेटा। डीएनए का काम करता है, डीएनए लाखों वर्षों तक किसी प्रजाति की पहचान को बनाए रखता है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। डीएनए के रेप्लिकेशन से माता पिता के लक्षण बच्चे तक पहुंचते हैं। रेप्लिकेशन होता है फोटो स्टेट, डीएनए होता है अपने माँ बाप की फोटो स्टेट कराता है डीएनए की, और वो बच्चे के अंदर चला जाता है भाई फोटो स्टेट वाला, तो एक जैसा रहता है सब कुछ, माँ बाप के लक्षण जो है बच्चे पहुंच जाते हैं, है ना। न्यूक्लिक एसिड कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। ठीक है, मतलब न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो क्या काम करते हैं बेटा, प्रोटीन का, जो कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर प्रोटीन बनाने का काम करवाते हैं, हेल्प करते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण आरएनए द्वारा होता है, परंतु प्रोटीन के संश्लेषण का संदेश डीएनए के पास होता है, तो इसी संदेश को लेकर के आरएनए जाता है राइबोसोम तक। ठीक है ना। और सुनो बेटा, डॉक्टर हरगोविंद जो खुराना है इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है क्योंकि इन्होंने अनुवांशिक कोड की खोज की थी। ठीक है, तो हमारा इस टाइप से ये पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब इसमें सेकंड पार्ट थोड़ा बड़ा दे रखा है, अगर आपको ये नहीं आता हो तो थोड़ा भी कर सकते हैं आप। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए, जैसे विटामिन और हार्मोन्स, इनके बारे में बताना है बेटा। विटामिन क्या होती है ना। विटामिन ऐसे पोषक तत्व हैं जो शरीर के विकास, प्रतिरक्षा और सुचारू संचरण के लिए जरूरी हैं। ये ऊर्जा नहीं देते लेकिन शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। प्रकार, वसा में घुलनशील ADEK, ठीक है, ये वसा में घुलनशील है, और जल में घुलनशील होते हैं B कॉम्प्लेक्स C1। ठीक है, स्रोत कहाँ से प्राप्त होती है बेटा, ये फल, सब्जियां, अनाज, मछली और अंडे से भी प्राप्त हो सकती हैं। महत्व क्या है, इनकी कमी से रोग हो जाते हैं, इसलिए संतुलित आहार जरूरी है।
ठीक है बेटा, हम बात करते हैं हार्मोन्स क्या है। हार्मोन्स के बारे में बात कर लें थोड़ी सी, भी चैप्टर खत्म अपना। ठीक है, चैप्टर खत्म मतलब आंसर खत्म। हार्मोन्स हमारे शरीर की ग्रंथियों द्वारा बनाए जाते हैं, जो ऐसे रासायनिक पदार्थ जो शरीर की क्रियाओं जैसे विकास, प्रजनन आदि को नियंत्रित करते हैं, हार्मोन्स कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देंगे जैसे इंसुलिन है, ब्लड शुगर कहलाता है, ये कहलाता है इंसुलिन एक हार्मोन है, ये काम करता है ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। थायरो थायरोमिक जो है यहाँ पे बेटा, ये भी एक क्या है, एक यहाँ पे हार्मोन्स है, ये ऊर्जा को बढ़ाता है। ठीक है, एड्रेनालिन है, तनाव में ऊर्जा देता है। ग्रोथ हार्मोन है बेटा, ये शरीर की लंबाई को बढ़ाता है और नियंत्रित रखता है, और इस तरीके से ये हार्मोन सारे वर्क करते हैं। ठीक है, तो बेटा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा कर दिए लाइक, प्यार से कमेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।